हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं और वो है रेट कांस्टेंट या इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन के वेग स्थिरांक। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक और देखते हैं कि ये रेट कांस्टेंट होता क्या है। तो देखो, एक रेट लॉ है जिसमें ये बोला गया कि रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the molar concentration or active mass of reactant which raised by power n। मतलब हम यहाँ देख सकते हैं कि rate of reaction is directly proportional to the molar concentration or active mass of reactant, ठीक है, raised by power n। ये है according to rate law, जहाँ n क्या है, order of reaction। फिर और आगे हम इसी को बढ़ाएं तो हम लिख सकते हैं रेट इक्वल टू के आर की पावर एन। यहां जो के है, ठीक है, यही क्या है, रेट कांस्टेंट। अब हम इसी से इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो अगर हम यहां रिएक्टेंट 1 मोल पर लीटर कर दें और भी अगर रिएक्टेंट्स होते, ठीक है, तो सबकी कंसंट्रेशन को हम 1 मोल पर लीटर कर दें, मतलब यूनिटी में ले लें। तो इस तरह से आप देखेंगे कि रेट इक्वल टू क्या हो गया, कि इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट्स हैं सबकी कंसंट्रेशन को यूनिटी अर्थात 1 मोल पर लीटर कर दें तो उस समय रेट ऑफ रिएक्शन ही क्या बन जाएगा, रेट कांस्टेंट। समझ गए बच्चों कि अगर अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर अर्थात इकाई कर दें तो अभिक्रिया वेग ही क्या हो जाएगा, वेग स्थिरांक। तो यहां तक आप समझ गए होंगे। यही मैंने लिखा है कि द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज टेकन यूनिटी, अर्थात अभिकारक सांद्रण पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है, मतलब इकाई अभिकारक सांद्रण पर अभिक्रिया का वेग ही क्या है, वेग स्थिरांक। अब हम आ जाते हैं वेग स्थिरांक या रेट कांस्टेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स में और देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है या इंडिपेंडेंट करता है। तो देखो, सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, एनी रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब ये है कि रेट किसी भी रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है उसमें रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। मतलब चाहे रेट रिएक्शन जो है, मतलब रिएक्शन चाहे 1 मोल से कम रिएक्टेंट अमाउंट लेके स्टार्ट करें और चाहे 1 मोल से ज्यादा रिएक्टेंट अमाउंट लेके स्टार्ट करें, रेट कांस्टेंट हमेशा बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि ये तो 1 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन होने पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वही है। तो अगर हम 0.1 से स्टार्ट करते हैं कि 0.1 मोल पर लीटर से और रिएक्शन क्या आई है तो हम उसे 1 मोल में चेंज कर लें। 1 से ज्यादा मोल लेके स्टार्ट करें तो भी हमें 1 मोल रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन देखना है। तो इस तरह से जो है रेट कांस्टेंट की वैल्यू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन की इनिशियल अमाउंट पर डिपेंड नहीं करेगा। समझ गए ना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट होता है, तो यही मैंने लिखा है कि वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। 1 मोल से ज्यादा लेके स्टार्ट करें या 1 मोल से कम लेके स्टार्ट करें, के सेम आएगा रिएक्शन के लिए, एक ही रिएक्शन के लिए। समझ गए बच्चों कि वेग स्थिरांक अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण से मुक्त होता है। दूसरा है कि इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, प्रेशर, प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट एंड आल्सो, ठीक है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। मतलब है कि इसकी जो वैल्यू है वो रिएक्शन के टेम्परेचर पर, उसके प्रेशर पर, कैटालिस्ट की प्रेजेंस पर, जो रिएक्टेंट लिया गया है उसका क्या नेचर है, इस पर डिपेंड करता है। अब हम इसको देखते हैं कि वो किस तरह से टेम्परेचर पर डिपेंड करता है या कैटालिस्ट पर किस तरह डिपेंड करता है। तो बच्चों यही मैंने लिखा है कि इसका मान, ताप, दाब, प्रेरक की उपस्थिति, अभिकारक की प्रकृति, इन पर निर्भर करता है। ठीक है, तो आप पहले आप इतना नोट करें। अब देखो, जो रेट कांस्टेंट है उसका जो टेम्परेचर डिपेंडेंस है जो, ठीक है, कि वो टेम्परेचर पर किस तरह डिपेंड करता है, उसका एक रिलेशन है log K2 अपॉन K1 इक्वल टू E अपॉन
2.303 और 1/T1 माइनस 1/T2, जहां T2 ग्रेटर देन क्या होगा T1। इसका मतलब है कि ये जितना ज्यादा बढ़ाते जाओगे उतना ही ज्यादा क्या है K2 बढ़ता जाएगा, समझते हैं ना, इस तरह से। और इसके बारे में मैंने डिटेल में फैक्टर फैक्टिंग में बता चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पर K1 क्या है, रेट कांस्टेंट एट T1, K2 क्या है, रेट कांस्टेंट एट T2 केल्विन में, EA क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, और R क्या है, गैस कांस्टेंट। इसी प्रकार से प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट का क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो एक रिलेशन ये भी बताया था मैंने कैटालिस्ट पर कि Kc अपॉन K UC इक्वल टू डेल्टा EA अपॉन 2.303 RT, जहां डेल्टा EA क्या है, कैटालिस्ट की एब्सेंस में एक्टिवेशन एनर्जी, और ये है प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी। तो इस तरह से डेल्टा EA का मान जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा जो है कैटालिस्ट की प्रेजेंस में उतना ही ज्यादा क्या होता जाएगा, रेट कांस्टेंट हो जाएगा, जहां KUC कहलाएगा रेट कांस्टेंट इन द एब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट, मतलब अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट जब उत्प्रेरक ना हो उस समय का रेट कांस्टेंट है, और जब उत्प्रेरक है प्रेजेंस में तब उसका रेट कांस्टेंट। इस तरह से इस रिलेशन से हम बता सकते हैं कि कितना एनर्जी कम हो जाए, एक्टिवेशन एनर्जी कितना चेंज हो तो रेट कांस्टेंट कितना चेंज हो सकता है, समझिए ना, इससे पता लगाया जा सकता है। फिर नेक्स्ट जो फैक्ट वो है कैरेक्टर, वो है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। अगर हम रेट कांस्टेंट की यूनिट देखें तो ये ऑर्डर पे डिपेंड करेगी, क्यों, क्योंकि K इक्वल टू क्या होगा, रेट अपॉन R की पावर n, जहां n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब देखो जीरो ऑर्डर, और आगे पहले हम इसी को देखें तो रेट कांस्टेंट में तो रेट का इक्वेशन क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, टाइम मतलब सेकंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, जो भी है टाइम के इनवर्स में होता है, और ये कंसंट्रेशन है मोल पर लीटर में पावर n, या हम इस कंसंट्रेशन को एटीएम में गैसियस रिएक्शन में लेंगे, मोल पर लीटर की जगह एटीएम और टाइम इनवर्स लिखते हैं तो एटीएम का पावर है। अब देखो जीरो ऑर्डर ले ले, जीरो पावर लगा दे तो यूनिट बचेगी क्या, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, टाइम सेकंड इनवर्स में मान लो ले लो, सेकंड इनवर्स में अगर गैसियस रिएक्शन है तो एटीएम टाइम इनवर्स में रहेगी। एक बार क्वेश्चन आया है कि किस ऑर्डर की रिएक्शन रेट कांस्टेंट की यूनिट जो है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट के समान है, तो वो किसकी है, जीरो ऑर्डर की, मतलब जीरो ऑर्डर जो रिएक्शन है उसके रेट कांस्टेंट की यूनिट वही है जो रेट की यूनिट है, समझ गए ना। तो इस तरह से ये जीरो ऑर्डर के लिए आ गए। अब हम आ जाते हैं मान लो फर्स्ट ऑर्डर में, तो फर्स्ट ऑर्डर में देखो आप कि पावर कितनी लग जाएगी 1, तो ये हट जाएंगे तो किसमें आएगी, टाइम इनवर्स में, सेकंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, आवर इनवर्स, ईयर इनवर्स, मतलब टाइम की किसी भी इनवर्स यूनिट में होती है रेट कांस्टेंट किसकी, फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट। अब चाहे गैसियस रिएक्शन में एटीएम लिया गया हो या मोल पर लीटर वाली कोई रिएक्शन हो, यूनिट सेम आएगी, समझ गए ना, तो यहां तक आप नोट करें। अब देखो इसी तरह से अगर हम सेकंड ऑर्डर में जाएं तो रेट की यूनिट क्या होगी, रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, ठीक है, यहाँ पर आपने लिखा, और नीचे हो गया मोल लीटर का स्क्वायर, तो एक मोल लीटर घट गया तो बचेगा क्या हमारा, लीटर मोल इनवर्स टाइम इनवर्स, मोल, ठीक है, लीटर मतलब लीटर मोल इनवर्स या सेकंड इनवर्स, और करके हम ऐसा भी लिख सकते हैं अगर हम सेकंड में टाइम ले रहे हैं, या एटीएम का इनवर्स और सेकंड इनवर्स। तो जनरल में हम ये कह सकते हैं कि n अगर ऑर्डर है तो k की जो यूनिट होगी ना वो लीटर की पावर n-1 जो भी है वो आ जाएगी, मोल की पावर 1-n और टाइम इनवर्स तो रहेगी। इसी प्रकार एटीएम की पावर हो जाएगी 1-n और टाइम इनवर्स। इस तरह से k की यूनिट आप इस रिलेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं, थर्ड ऑर्डर के लिए, फोर्थ ऑर्डर के लिए, तो इस तरह से आप इसका यूनिट निकाल सकते हैं रेट कांस्टेंट, समझ गए ना। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चंस, इनमें ऑब्जेक्ट बनता है कि अगर ऐसा दिया हो कि सेम रेट फॉर डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ रिएक्शंस, मतलब अलग अलग ऑर्डर की रिएक्शंस हैं और उनके रेट मान लो रेट ऑफ रिएक्शन सेम है, तो उनके रेट कांस्टेंट्स के क्या रिलेशंस आएंगे। तो देखो पहली कंडीशन में पहले तो हम जानते हैं कि हमारे पास ये रिलेशन बनता है k का, v/r की पावर n = k। इसका मतलब है कि n की पावर पे डिपेंड करेगा कि k और v के रिलेशन क्या होंगे, ठीक है। अब देखो एक एक करके समझें।
अगर R की कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर रख दें, मतलब यहाँ पर 1 रख दें तो V इक्वल टू K आएगा। अब चाहे कोई भी ऑर्डर हो, जीरो ऑर्डर हो, फर्स्ट ऑर्डर हो, सेकंड ऑर्डर हो, थर्ड ऑर्डर हो, सबके रेट कांस्टेंट सेम आएंगे। मतलब है कि अगर किसी भी बहुत सारी रिएक्शंस हैं और अलग अलग ऑर्डर्स की हैं और उनमें मोलर कंसंट्रेशन यूनिट में है 1 मोल पर लीटर, तो सभी रिएक्शन, सभी ऑर्डर की रिएक्शंस के लिए जो रेट कांस्टेंट आएगा वो सेम आएगा और इस तरह से रिलेशन बनेगा। समझ गए ना? दूसरा है कि अगर मान लिया जाए कि जो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन है वो 1 मोल पर लीटर से ज्यादा है, सपोज 2 है, 2 मोल पर लीटर, तो K इक्वल टू B अपॉन R की पावर n। अगर n 0 करता है तो K 0 मतलब फर्स्ट ऑर्डर का जो रेट कांस्टेंट है वो B के बराबर आएगा। अगर हम n इक्वल टू 1 करते हैं तो वो B/2 के बराबर आएगा, K2 B/4 हो जाएगा, K3 B/8 आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी है रेट कांस्टेंट की? जो B के बराबर है। सबसे कम आप यहाँ देख रहे हैं कितनी है? B/8। तो इसका मतलब है कि आप देखें कि फर्स्ट ऑर्डर का जो रेट कांस्टेंट है वो सबसे ज्यादा आएगा और जितना ज्यादा ऑर्डर की वैल्यू बढ़ती जाएगी उतना कम होता जाएगा। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं ना कि रेट कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इफ क्या हो, उनके वेलोसिटी अर्थात रेट ऑफ रिएक्शंस क्या हो, रेट ऑफ रिएक्शन सेम हो। तो आपको ये रिलेशन याद रखना है। और जस्ट उल्टा कर दें कि जो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन है वो 1 मोल पर लीटर से कम है, जबकि यहाँ ज्यादा थी, अब यहाँ क्या होगी? कम। मान लिया जाए कि 1/2 मोल रख दिया आपने, तो अगर आप K इक्वल टू देखेंगे तो V अपॉन 1/2 की पावर n आएगी। तो इसका मतलब है कि n 0 होगा तो वो V के बराबर होगा, K1 देखें तो 2V के बराबर होगा, K2 है तो 4V के बराबर होगा, K3 तो 8V के बराबर होगा। तो सबसे ज्यादा वैल्यू K3 की कहाँ दिख रही है आपको? थर्ड ऑर्डर में। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि K0 से लेकर K3 तक रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ रही है, रेट सेम हो, लेकिन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर यूनिट मतलब है कि 1 मोल पर लीटर से कम हो। इसका मतलब है कि रेट कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो इनको आप अच्छी तरह से नोट करके एक बार और समझें, आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है? तो अब आप पहले इसे नोट करें। देखो अब हम आ जाते हैं, एक होता है रेट लॉ, दर समीकरण, और आपने एक सुना होगा रेट, ठीक है, लॉ ऑफ एक्टिव मास या लॉ ऑफ मास एक्शन, है ना? तो उसमें आपने देखा था कि जो रेट होता है रिएक्शन का वो रिएक्टिंग स्पीसीज, जो आपको रिएक्टेंट स्पीसीज है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताया गया है। और उसमें आपने देखा होगा जैसे लिखा है A प्लस यहाँ पे लिख दिया मान लो B इक्वल टू प्रोडक्ट, तो हम उसमें लिखते हैं रेट इक्वल टू K, A की पावर A और B की पावर क्या लगा देते हैं B। तो ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन है एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन के बीच का एक रिलेशन है। जबकि रेट लॉ में आ जाए, जो रेट लॉ है ये एक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज एंड रेट ऑफ रिएक्शन, इनके बीच का एक क्या है? रिलेशन है। मतलब है कि किसी रिएक्शन में जो रिएक्टिंग स्पीसीज हैं उनकी कंसंट्रेशन पर जो रेट डिपेंड करता है, तो वो जो रेट है वो एक्चुअल में किन रिएक्टेंट्स पर डिपेंड करता है और किस पर डिपेंड नहीं करता, इसका जो एक्चुअल रिलेशन निकाला गया है वो है रेट लॉ, जिसमें ये बोला गया है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, ठीक है, एक्टिव मास या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज व्हिच रेज्ड बाय पावर n। पावर n का मतलब होता है कि रेज्ड बाय, ठीक है, अल्फा और बीटा, इस तरह से। तो इस तरह से हम मान लें कि ये रिएक्शन है, हम इसका रेट लिखें तो पहले हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी A की पावर अल्फा और B की पावर बीटा। अब देखो ये जो अल्फा और बीटा है इनका सम तो कहलाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अल्फा और बीटा A और B के बराबर भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि उनका जो अल्फा बीटा है उनको एक्सपेरिमेंटल वेरीफाइड किया जाए, मतलब एक्सपेरिमेंट किया जाए कि किस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज करने से कितना रेट चेंज हो रहा है। जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है
रेशियो में कंसंट्रेशन चेंज करने से उसी रेशियो में रेट चेंज हो रहा है, तब तो ये अल्फा बीटा ए और बी के बराबर होंगे। मान लो इनकी कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट में कुछ और ही चेंज हो रहा है मैथमेटिकली जो आना चाहिए था, तो इसका मतलब है कि अल्फा बीटा की जो वैल्यू है वो ए और बी के बराबर नहीं है। तो ये हम जब ऑर्डर बाय ऑर्डर रिएक्शंस पढ़ेंगे ना, तब आप समझ में आएगा कि रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या डिफरेंस मिलता है। लॉ ऑफ मास एक्शन एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, जबकि रेट लॉ जो इक्वेशन है ये एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। ये जब तक एक्सपेरिमेंटल वेरीफाइड नहीं हो जाता कि किस रिएक्टेंट पर रेट डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड नहीं करता, तब तक उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यूज नहीं किए जा सकते। जबकि इसमें तो सीधा रिएक्शन देखना और वही पावर लगा देना। तो इस तरह से रेट लॉ यही बताता है एक्चुअल रिलेशन किसके बीच में, रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, जो कि एक एक्सपेरिमेंटल वेरीफाइड है, जिसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस आती हैं, कंसंट्रेशन टर्म आते हैं, रेट कांस्टेंट आता है और रेट ऑफ रिएक्शन। अल्फा बीटा का सम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। ये रिएक्टेंट के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी। क्यों? क्योंकि ये जो होते हैं अल्फा और बीटा जो ऑर्डर हैं, ये एक एक्सपेरिमेंटल वेरीफाइड टर्म होते हैं। जब ये एक्सपेरिमेंटल वेरीफाइड हो जाते हैं तो ही हम इनको उसके नंबर जो भी आता है रिजल्ट उसको हम यहाँ पावर के रूप में लिखते हैं। तो ये है रेट लॉ के बारे में, समझ गए ना। तो इस तरह से मैंने आपको रेट कांस्टेंट और रेट लॉ के बारे में बता दिया। अब हम मिलेंगे आगे और भी, जो कि ऑर्डर, मॉलिक्यूलरिटी, इनसे रिलेटेड लेक्चर है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।